हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम हैं आपके लिए, आइए उनके एनालिसिस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज इंटरिम बजट पेश किया गया है। तो आज मेनली हमारा जो डिस्कशन होगा वो बजट को ध्यान में रखते हुए ही होगा। मैंने कहा इंटरिम बजट। इंटरिम बजट आपने नॉर्मली बजट सुना होगा। ये इंटरिम बजट क्यों? ये इंटरिम बजट क्या है? इंटरिम बजट तब पेश किया जाता है, पहले हम इसे समझ लें कि अगर मान लीजिए सामने कोई ज़रूरी काम है या समय की कमी है, तो बजट को एक समराइज्ड फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में पेश किया जाता है। और मेन बजट जो होती है एक, वो बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में होती है, लेकिन इंटरिम बजट जो है वो समराइज्ड फॉर्म में होती है। मेन बजट का समराइज्ड फॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सरकार के पास टाइम भी कम है। प्लस आप जानते हैं कि का जो संबंध है वो किससे होता है कि एक साल में जो सरकार खर्च करेगी, अगले आने वाले एक साल में गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगी, उसके लिए बजट तैयार किया जाता है। अब देखिए, साल कब से शुरू हो जाता है? 1 अप्रैल से अगले मार्च तक चलेगा। अब मई के आसपास इलेक्शंस होंगे, तो अप्रैल मई इन सब में खर्च करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो और लेकिन टाइम भी कम है इलेक्शन को लेकर, तो इन दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंटरिम बजट अभी पेश किया गया है शॉर्ट फॉर्म में। डिटेल्ड बजट जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन के बाद ही कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं। अब देखिए, बजट को लेकर दो तीन बातें होती हैं। एक है इसका पॉलिटी वाला पार्ट, और दूसरा है इसका इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी वाला पार्ट, जिसमें एक बेसिक होता है और एक जो होता है करंट होता है। इन तीन लेवल पे हमें बजट की तैयारी करनी होती है। पॉलिटी क्या है कि बजट पार्लियामेंट में कैसे पेश किया जाता है, इसका जो प्रोसेस है ये आपको बेसिक बुक में मिलेगा। आप जाके वहाँ से बेसिक्स के रूप में तैयार कर सकते हैं कि बजट पार्लियामेंट में कैसे पेश पेश होता है। इसका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए। ये आप बुक से कर लेंगे बड़ी आसानी से। बेसिक की बात करें कि इसका बेसिक्स क्या है। अब देखिए, बजट अपने आप में एक चैप्टर है इकोनॉमी का। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगी बेसिक्स में, जिसमें इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स दिए होते हैं। उन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए बहुत अच्छी। सिर्फ पता ही नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के रूप में, एक डेप्थ भरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस पर जो है यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है इन टर्म्स पर। मेंस में वो प्रीलिम्स में तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, मेंस में भी कभी कभी बजट के बेसिक्स पार्ट पर भी पूछ लिया जाता है, और उस पे वो जो बजट पेश किया जाता है उसके अंदर जो बातें होती है उस पर से भी करंट पोर्शन में कुछ पूछ लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी चीज़ों के लिए आपको सतर्क करना चाहूँगा। मार्केट में बजट पर पूरा पूरा बुक छाप कर धर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स आएँ उसे खरीदें, और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। नो डाउट कि बजट ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर प्रीलिम्स की बात करें तो बजट से एक भी क्वेश्चन करंट पोर्शन से प्रीलिम्स में नहीं आता, कि जो डेटा दिए गए हैं कि ये लाया गया है बजट में, प्रीलिम्स में तो आता ही नहीं है। बेसिक्स पोर्शन से प्रीलिम्स में आता है। तो वो आप बुक से अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। उसके लिए बजट पर जो किताब छपी है वो आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आपका बेवजह टाइम भी ख़राब करेगा और कोई फ़ायदे का नहीं होगा। रही बात करंट पोर्शन की बात, तो उसमें भी बहुत, अगर मैं बात करूँ, मेंस में पूछे जाते हैं एक आध क्वेश्चन। पिछले तो 1-2 साल से क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं बजट पर, और हार्डली एक क्वेश्चन आता है, आता भी है तो,
और उसके लिए आपको बुक खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़ा-सा आता है और वो भी मान लीजिए आप देखिए बजट पेश किया गया तो आपको क्या लगता है करंट में किससे पूछा जाएगा? वो जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ऐसा 1-2 पार्ट होता है। अब ये मान लीजिए न्यूज़पेपर ही छपा है, पूरा का पूरा बजट इसमें दिया गया है। तो इसमें से हार्डली आपके लिए 3-4 इम्पोर्टेंट कुछ एंगल होंगे, पॉइंट होंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। बेवजह आपको ये पेपर भी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आइए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। ये तो आप बुक में पढ़ लेंगे कि वहाँ से और बेसिक्स के भी जो बातें हैं, उन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे। अभी तो हम लोग की भी इकोनॉमिक क्लास चल रही है। इन्फ्लेशन अभी हम लोग उसमें तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे आगे चलकर मैं बजट पर भी आऊँगा। लेकिन अगर आप अभी समझना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, जो भी कोई अच्छी बुक हो, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। ना हमें उन्हें देखना है बस और ना ही रटने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करनी है गहराई में। अब आइए करंट पर चलते हैं कि देखते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट इस बजट में है आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस बार की बजट में वो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ाया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप जानते हैं कि एक ऐसा एक्सपेंड देखिए यही मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। ये सब टर्म्स आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, पता होने चाहिए कि क्या हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे आपका एसेट क्रिएट होता है। जैसे रोड आपने बनाया तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा। यूँ समझिए एक ऐसा एक्सपेंडिचर कि उससे आपने कुछ ऐसा बनाया है जो लंबे समय तक चलने वाला है और आप उसका इस्तेमाल लंबे समय तक करने वाले हैं। तो इस साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 11.11 ट्रिलियन किया गया है। अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी में बात करें तो 3.4% ऑफ जीडीपी लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर पर दी गई है। इतनी तो एजुकेशन और हेल्थ के लिए भी नहीं दी जाती। ये दुर्भाग्य है एक तरह से खैर वो अलग बात है उसको हटाइए। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब या तो आप इसको ध्यान में रखें इतना ट्रिलियन या फिर 3.4% ऑफ जीडीपी इसको ध्यान में रखें, कोई भी दोनों में से या फिर दोनों ही आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इतना दिया गया है और इससे किया क्या जाएगा? 3 मेजर इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर्स बनाने की बात कही गई है कि रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा 3 मेजर किसके अंतर्गत? पीएम गति शक्ति प्रोग्राम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप इकोनॉमी जीएस 3 का सिलेबस देखेंगे तो आपको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें एनर्जी की बात कही गई है, रेलवे की बात कही गई है, रोड की बात की गई है, पोर्ट्स की बात की गई है और भी बातें हैं, ये सब उसमें है। एयरवेज़ की भी बात की गई है। तो उसमें आपकी आंसर राइटिंग अगर उसमें से किसी पर भी क्वेश्चन आता है तो ये आपकी मदद करेगा या फिर बजट के इसी पार्ट पर किया जाएगा कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया गया है तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो 3 मेजर इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएँगे पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत। ये पीएम गति शक्ति प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये बनाए जाएँगे इससे होगा क्या? टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। अभी जो इंडिया में लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स जैसे मान लीजिए जो भी सामान को मान लीजिए कि जहाँ से बनती है वहाँ से मार्केट तक पहुँचाने में जो भी चीज़ें लगती हैं उन सबको लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। अभी इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 13% है, 13% है और अमेरिका की बात करें इन सब जगहों पे करीब 8 ही परसेंट है, तो इंडिया की कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो ये सब बनेगी तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, एफिशिएंसी आएगी लॉजिस्टिक्स में। ये किस किस तरह के कॉरिडोर हैं? मैंने कहा 3 मेजर इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर बनाए गए हैं। तो एक है एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, ये साथ में है। तो इससे एनर्जी, मिनरल, सीमेंट इनकी सप्लाई हो पाएगी। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स कि पोर्ट जो हैं उनसे कनेक्ट किया जाएगा जो भी प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं। आप जानते हैं कि हमारा 90% से अधिक ट्रेड जो है, वो सीज़ से होता है, ओशन से होता है। तो अगर ये किया जाएगा, तो पोर्ट्स तक जो हैं, जो बंदरगाह कहे जाते हैं, जहाँ से सामानों का समुद्री व्यापार होता है, तो वहाँ तक चीज़ें पहुँचाना आसान हो जाएगा। तो एक बेहतर चीज़ हो पाएगी। पहुँचाना आसान हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम
ट्रेड कर पाएंगे, सी ट्रेड कर पाएंगे, तो पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। एक है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। अब कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, बहुत ट्रैफिक है, तो आप जानते हैं ट्रेन्स को जाने में आने में डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। तो ये बनाया जा रहा है ताकि जो है ज़्यादा डिले ना हो, टाइम पे सब चीज़ें हो सकें। तो पहला ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो द हिंदू में नहीं दिया गया है, उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी बनाई गई है किस बात को लेकर कि देखा जाए कि पॉपुलेशन में जिस तरह के मेजर चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर। पॉपुलेशन को डेमोग्राफी भी कहते हैं, आप जानते हैं। तो डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है ताकि बजट, आप जानते हैं कि बजट जो पेश किया जाता है उसमें कुछ पैसा सेंटर अपने पास रखती है, कुछ पैसा स्टेट्स को भेजती है। तो सही तरीके से बजट अलोकेशन हो सके, सही तरीके से पैसे का बंटवारा हो सके, उसको ध्यान में रखकर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं लास्ट फाइनेंस कमीशन जो हमारा था, 16th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने क्या कहा था कि पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा जिसके बेस पर पैसे दिए जाएंगे। अब मान लीजिए किसी जगह की पॉपुलेशन है 1 करोड़ और दूसरे जगह की पॉपुलेशन है 50 लाख, तो वाजिब सी बात है 1 करोड़ वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसको लेकर बहस की स्थिति हो गई थी नॉर्दर्न स्टेट्स में और सदर्न स्टेट्स में, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और साउथ की पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम मेजर सब कर रहे हैं। तो साउथ के स्टेट्स इस पर बहस करने लगे हैं कि हमने तो आपके फ़ायदे के लिए काम किया है, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या इसका इसका रिज़ल्ट हमें इस मामले में मिलेगा कि उसके बदले आप हमारा पैसा घटा देंगे? ये तो गलत बात है। तो इस बात पर जो है बहस हो रही है, तो एक स्टडी के लिए कमेटी बनाई गई है कि देखा जाए इसको, ताकि रिलेशन ख़राब ना हो स्टेट्स और सेंटर के बीच में। और ये बहुत ज़रूरी है, आप जानते हैं फेडरलिज़्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जीएस पेपर 2 में पॉलिटी देखेंगे तो इश्यूज़ रिलेटेड टू फेडरलिज़्म एक सिलेबस का टॉपिक है आपका। तो वहाँ भी ये नॉलेज जो मैंने अभी बताई आपकी मदद करेगा आंसर राइटिंग में। दूसरा, पॉपुलेशन आपके सोसाइटी का भी एक पार्ट है। तो पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड इश्यूज़, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। आप जीएस 1 का सिलेबस देखिए सोसाइटी का, तो उसमें आपको मिलेगा। तो सोसाइटी के एंगल से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक लखपति दीदी स्कीम चलाई गई थी। लखपति दीदी स्कीम, ये क्या था? एम्स टू ट्रेन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू अर्न अ सस्टेनेबल इनकम। कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो खुद आपस में मिलकर कुछ अपने काम का जुगाड़ करते हैं, साथ में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आपस में बाँटते हैं। मतलब खुद पैरों पर अपने खड़े होने के लिए ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है कि खुद कुछ लोग मिलकर काम करेंगे। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, जिसमें वुमेन सिर्फ़ होती हैं, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए लखपति दीदी स्कीम चलाई गई थी कि हम मदद करेंगे उन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ताकि वो सस्टेनेबल इनकम कमा सकें। ल सस्टेनेबल इनकम कहने का मतलब कि ऐसा ना हो कि कभी उनको इनकम आ रही है, कभी नहीं आ रही है, लगातार उनको इनकम आती रहे। लखपति क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि इसमें ये प्रोविज़न की गई कि कम से कम वो हर साल 1 लाख रुपए तो कमा सकें, तो इसीलिए लखपति दीदी कहा गया है। तो ख़ैर वो 1 लाख पे आप ध्यान ना भी दें तो चलेगा, बस हाँ, ये ध्यान रखें कि लखपति दीदी स्कीम क्या है, इसमें क्या किया जाता है। इसमें बजट में क्या किया गया है इसके लिए कि अब इसके अंदर टारगेट थोड़ा बढ़ाया गया है। पहले टारगेट था कि हम 2 करोड़ जो है वुमेन को ट्रेन करेंगे। अब इसमें टारगेट बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है कि अगले 5 साल में हम 3 करोड़ को ट्रेन करेंगे, ताकि वो सस्टेनेबल इनकम कमा सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस का। तो बेसिक्स के रूप में भी, बजट के अलावा बेसिक्स के रूप में भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोसाइटी में इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के ग्रुपिंग पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर्टिकुलरली एक टॉपिक करके क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कि अभी की बात करें तो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विथ 9 करोड़ वुमेन आर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल
सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप विथ एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। अभी करीब 83 लाख सेल्फ ग्रुप्स इंडिया में एक्टिव हैं, जिसमें 9 करोड़ वुमेन काम कर रही हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये आपकी वुमेन से रिलेटेड टॉपिक में भी मदद करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसे राइटिंग भी वुमेन पे आती है, वहाँ भी आपकी मदद करेगा। तो मल्टी डायमेंशनल फैक्ट है आपके लिए, बहुत जगह आपकी मदद करने वाला है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं कि और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। करीब 1 लाख करोड़ जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन प्रोवाइड किया गया है। 1 लाख करोड़ का बजट बनाया गया है कि इनकरेज करें प्राइवेट सेक्टर को कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। इसकी अक्सर बात होती है कि इंडिया में इनोवेशन नहीं हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है इंडिया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होगा, इंडिया इस फील्ड में आगे बढ़ेगा। तो इनोवेशन टॉपिक पर क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं। तो उस लिहाज से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनोवेशन पर अगर क्वेश्चन आता है तो इस फैक्ट का इस्तेमाल आप वहाँ पे कर सकते हैं। और ऐसे भी साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे कोई क्वेश्चन आता है कि उस फील्ड में इंडिया क्या कर रहा है, तो वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि एक अनाउंसमेंट की गई है कि द सेंटर विल वर्क विद द स्टेट्स फॉर द comprehensive development of iconic tourist centers and their branding and marketing at a global scale in order to promote Indian tourist destination within the country as well as abroad. टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कहा गया है कि सेंटर स्टेट के साथ काम करेगी, जिससे कि उनकी ब्रांडिंग हो सके और मार्केटिंग हो सके। ब्रांड, मान लीजिए ब्रांडिंग क्या होता है जानते हैं, प्रमोट करने के लिए ब्रांड बनाया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर हैं जहाँ पे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी ग्लोबल स्केल पे। तो इससे जो है टूरिज्म डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। टूरिज्म पर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसमें ये फैक्ट आपकी मदद करेगा फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आज, हाँ, आज के द हिंदू की बात करें, तो उसको द हिंदू ना करके हम कह के हम लोग बजट ही कहते हैं कि बजट में जो इंटरिम बजट पेश हुआ है, इतने न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा आपको एक बिंदु एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह आप खुद को परेशान ना होने दें, ना ऐसा सोचें कि कुछ छूट रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आने वाला बजट में, बेवजह आप अपना समय ना खराब करें उसमें। बस हाँ, जो मैंने कहा कि 3 लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। बेसिक्स टर्म्स समझ लें, पॉलिटिकल वाला पार्ट छोड़ भी देंगे, मान लीजिए कि बजट कैसे पार्लियामेंट में पेश होती है, नहीं होती है, तो देखिए वो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे ही। तो एक आध बार उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग एक बार पढ़ लेना, बस कैसे पेश होती है उतना समझ लेना ही पर्याप्त होगा। उस पर क्वेश्चन पूछे जाएँगे ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, इकोनॉमी के टर्म में बजट में जो बेसिक्स हैं उसके, जो मैंने टर्म्स बताए उस पर क्वेश्चन आते हैं, वो आपको जानना ही चाहिए। वो तो मैं कहूँगा ये जो बजट पेश हुई इससे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेसिक्स। तो बेसिक्स आप ज़रूर तैयार कर लें, और ये जो हमने बात की है इससे ज़्यादा आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो आप इन्हें नोट करना चाहें तो कर लें, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा फ्रेंड्स आपके लिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच।